हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास का 9th क्लास का पार्ट नंबर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने स्कूल और घर में चारों नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपको टॉफ़ी के सेलफोन, रैपर, वीडियो के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। ठीक है, यानी कि चॉकलेट में जो तेल इस्तेमाल होता है वो किससे निकलता है? साल के बीजों से निकलता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें से ना क्वेश्चन यही आता है हर बार फाइनल टर्म में भी कि वनों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वनों से हमें क्या लाभ होते हैं। ठीक है, आप ये देखिए इतनी सारी चीज़ें अगर हम अपने अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेड़ों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे घर का फर्नीचर है, ठीक है, औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जलाने की लकड़ियाँ हैं, पशुओं के चरने का चारा है। सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों और वनों से मिलती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 1,39,000 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि वनों का विनाश क्यों? जब हमें वनों से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों से, वनों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर हम इनका विनाश क्यों कर रहे हैं? आप खुद भी देख सकते हो, अभी कोरोना के टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है वो हमें फ्री में मिलती है, तो लेकिन फिर भी हम इन वनों का नाश क्यों करते हैं? ठीक है, तो वन विनाश का मतलब क्या होता है? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं, यानी कि जब वन खत्म होने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। तो देखिए, जो हम कहते हैं ना कि वनों का विनाश, ये आज से ही नहीं है, ये काम काफ़ी टाइम से, सदियों से ये जो प्रोसेस है वनों को काटने का, वनों का नाश करने का, ये प्रक्रिया चलती ही आ रही है। फर्स्ट हम बात करते हैं जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुछ भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, ठीक है, तो लोगों को रहने के लिए भी ज़मीन चाहिए। ठीक है, जब लोगों को रहने के लिए ज़मीन चाहिएगी तो हम क्या करेंगे? जंगलों को साफ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया? वहाँ पे अपने घर बनाए। ठीक है, और इस तरीके से जो वन है वो कटते चले गए। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। देखिए, पहले तो ये कि यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, इन सभी चीज़ों को, मतलब जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें खाद्यान्नों की जरूरत थी। और दूसरा ये था कि जो औपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने जंगलों को क्या, अनुत्पादक का मतलब कि ये जंगल है ये किसी भी उत्पादन के लिए नहीं है। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचकांक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है।
19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लकड़ी रेल की पटरी के लिए 760 से 200 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, 1850 में जब रेलवे का विस्तार हुआ था तो उसके लिए आपने देखा होगा जो रेल की पटरी होती है, ठीक है, रेल की पटरियों में लोहा और बीच में क्या लगी होती है, लकड़ी, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्लीपर। तो इसके लिए लकड़ी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। देखिए, अकेले मद्रास में ही, ठीक है, 35,000 जो पेड़ थे उनको किसके लिए काटा गया, सिर्फ स्लीपरों के लिए ही काटा गया। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। अब हम बात करते हैं बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यानी देखिए, चाय, कॉफी, रबड़ को उगाने के लिए भी नए पेड़ लगाने थे, ठीक है, नए बागान बनाने थे। तो हमने क्या किया, जो प्राकृतिक वन थे उनको क्या किया, उनको काट दिया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। हम बात करते हैं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, ठीक है। जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी, हम देख चुके हैं, ठीक है। और अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ड्राचिस बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। तो देश का पहला वन महानिदेशक ड्राचिस बेंडिस को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ब्रांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रांडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया, ठीक है। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की थी। और किसने की थी? ब्रांडिस ने की थी, ठीक है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। देखिए, ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि नंबर में कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञ सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम किसे कहते हैं? यानी कि वन विभाग द्वारा, देखिए, जो वन विभाग है हमारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा जो पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है, उन पेड़ों को काट के उनकी जगह पर, मतलब पुराने पेड़ काट के उनकी जगह नए पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है, ठीक है।
वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काटा डाला गया। इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया। ठीक है, पहले 1878 और फिर 1827 में। जो 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, जो 1878 में उन्होंने एक वन अधिनियम लागू किया था, इसमें जंगलों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। ठीक है, 3 तरह का किया गया। एक आरक्षित को रिजर्व कर दिया, एक को सेफ कर दिया और तीसरा ग्रामीण लोगों के लिए रख दिया था। ठीक है, तो सबसे अच्छे जो जंगल थे उनको आरक्षित, मतलब जहाँ जो सबसे अच्छे जंगल थे उनको इन्होंने रिजर्व कर दिया, उनको आरक्षित वन कहा गया। और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, यानी कि जब इनको उन्होंने रिजर्व ही कर दिया, जो अच्छे हैं, तो वहाँ से जो गाँव वाले लोग थे अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्ते की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हों, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गईं। वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे एवं कुंबल के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़कर खाओ फेंको के सूखे पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। देखिए, पहले जो दोने बनाए जाते थे ना, वो पत्तों के ही बनाए जाते थे। उसमें क्या, खाओ और उनको फेंक दो। ठीक है, सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सैमू और सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं वो गैरकानूनी बन गई। देखिए, जो लोग जंगलों में रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो तो बेचारे जंगलों से ही लकड़ियाँ बीन के लाते थे, वहीं से वो खाना बनाते थे उन लकड़ियों से ही। लेकिन जब ये कानून बन गया तो उनको ना तो वो लकड़ियाँ वहाँ से काट के ले खा सकते थे, पशुओं को चराने के लिए भी कंदमूल नहीं जा सकते थे, और जो कंदमूल फल है उनको भी वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे। यानी कि जो उनकी डेली की जो एक्टिविटी थी वो सारी क्या हो गई, वो इलीगल हो गई, गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों के दया पर होते, जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। अब हम बात करते हैं वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय निवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं। देखिए, जो ये घुमंतू खेती है ना, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादिंग बोला जाता है, और मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमैन या तावी, और श्रीलंका में चेनाई। यहाँ से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि घुमंतू कृषि को कोई भी एक देश का नाम देखो और आपसे पूछ ले, जैसे ये पूछ ले कि मध्य अमेरिका में घुमंतू कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए और भी अलग अलग नाम हैं, जैसे धया, पैंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदान और कुमरी। ऐसे ये कुछ स्थानीय नाम हैं। ठीक है,
घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर तो 2 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए पड़ती छोड़ जाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना उनको उनको जला दिया जाता है और जो राख होती है उसको खेत में ही बिछा दिया जाता है, ताकि जो उसकी जो उर्वरा शक्ति है ना जमीन की वो बनी रहे। और उसको देखिए 1-2 साल खेती करते हैं और उसे 12 से 18 साल के लिए उसको ऐसे पड़ते हुए से ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप पाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदायक था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब क्या है कि जो लोग जंगल में रहते थे जबरदस्ती उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो कुछ लोग थे उनको बेचारों को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए अपना जो प्रतिरोध था वो दर्ज कराया। शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरीके से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा थी और अब यह प्रथा गैरकानूनी हो गई, यानी कि जानवरों को मारना। ठीक है, ये क्या थी, पहले परंपरा थी, लेकिन अब ये क्या हो गई, ये गैरकानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। आपने केवल फिल्मों में भी देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गईं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवरों, जंगली जानवर, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, अंग्रेज ये मानते थे कि जो बड़े बड़े जो जानवर है ना, ये जंगली जानवर है, ये बर्बर, ठीक है, यानी कि ये लोग, ये बर्बर मतलब समाज के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, इसका वो समाज के बर्बर समाज का प्रतीक इसको मानते थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। देखिए जो अंग्रेज थे, इन लोगों की सोच कैसी थी। ठीक है, यानी कि जानवरों को मारकर ये क्या बनाएंगे, हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए जाने लगे कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1920 इनाम के लालच में आप देखो 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2,000 भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में भी देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉर्ज यूल था, यह अंग्रेज अफसर था, इसने कितने बाघों को मारा था, तो इसने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। देखिए जहाँ पे कुछ नुकसान होता है ना, वहाँ पे कुछ फायदा भी होता है। ठीक है, आपदा में लोग बार अवसर तलाश करते हैं। ठीक है, उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो उनके परंपरागत जो पेशे थे, ठीक है, उनको छोड़ दिया और वन उत्पादनों का जो व्यापार था वो
करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियोक उगाने वाले ब्राज़ील, अमेज़न के मुनुदुकुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार, ठीक है। यानी कि वनों से जो व्यापार होगा वो कौन करेंगे? सिर्फ यूरोपीय कंपनियां ही करेंगी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। देखिए, अपराधी कबीले किसको कहा जाता था? कोरावा, कराचा और येरुकुला, जो ये चरवाहे थे, इनको अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल, उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। अब हम बात करते हैं वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संताल परगना में सिंधु और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बस्तर के लोग। बस्तर कहाँ है? बस्तर आपका छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। ठीक है, इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने बोलते हैं गाँव का समूह के गाँव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं लोगों के अंदर भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करके घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गाँवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गाँव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गाँव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899, 1900 और फिर 1907-1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौक़ों पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना आरंभ कर दिया। कागिर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। ठीक है, तो आरक्षण सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था?
कावेर में, ठीक है। कावेर वनों के जो ध्रुवा समुदाय थे, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, आरक्षण लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ठेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में जा रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते। सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना में लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक सालवनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब इस एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखिए कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। देखिए जावा कहाँ है जावा को आजकल हम इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांश वन आच्छादित था। वन आच्छादित का मतलब होता है कि यहाँ पे भी जो वन थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो जावा में इंडोनेशिया में जावा में जहाँ पे डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत कहाँ की थी, जावा में की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू कृषि करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। हम बात करते हैं जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे, ठीक है। तो जावा में 2 समुदाय थे। एक तो कलांग समुदाय के जो लोग थे वो क्या थे, कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बांटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। हम बात करते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए लकड़ी से जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाले सड़क पर घोड़ा गाड़े थे जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। देखिए जो काम इन्होंने भारत में किया वही काम जाके इन्होंने डच में भी, वहाँ जाके इन्होंने इंडोनेशिया में भी वही काम कर दिया, ठीक है। कि लोग अपने घरों के लिए लकड़ी भी नहीं लेके आ सकते थे, अपने जानवरों को चराने भी नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है। और बिना परमिशन के वो ना तो लकड़ी जंगलों से गुजर भी नहीं सकते थे, ठीक है। और जानवरों पर वो चढ़कर भी, अगर वो बिना परमिशन के जानवरों पर चढ़कर जाते तो उनको भी क्या दंडित किया जाने लगा, ठीक है। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 शिल्पलों का निर्यात किया गया।
जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड डॉग डिनेस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भैंसे उपलब्ध कराने का जो काम था, इसको किस व्यवस्था के नाम से जाना गया? इसको ब्लेन डॉग डिनेस्टिन के नाम से जाना गया। ठीक है, बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। अब हम बात करते हैं सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुबला तुंग गांव के निवासी सुरोनितको सामिन ने जंगलों पर राज के मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगाने, जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में तमाम चालू योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काट डाले। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। ठीक है, भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? डचों ने ही अपनाई थी। ठीक है, इसके तहत आरा मशीनों और सौगान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ में लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। अब हम बात करते हैं वानिकी में नए बदलाव, यानी कि जो वानिकी थी उसमें उन्होंने क्या नए बदलाव किए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा, कूडू, कान, राय इत्यादि नामों से पवित्र बगीचे समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वनरक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। ये चैप्टर अच्छा था, इसमें ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन पढ़ाते हुए जो मैंने समझाया वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में और बच्चों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।